नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी बीटी की पर। चलिए तो आज हम आपका बात करने वाले हैं बाल विकास का, जो आपका 2015 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, कब 2015 का। तो इसमें आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले, 15 आपका कंटेंट और 15 आपका पेडागोजी। ठीक है, तो चलिए आपको आंसर देते चल रहे हैं और बताना आपके आंसर कितने सही हुए हैं। चलिए आप पहला क्वेश्चन हम देखने वाले, क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। तो देखो, शिक्षण में मतलब जब शिक्षण करवा रहा है टीचर, शिक्षण में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन अंतर्दृष्टि क्यों किया जाता है? ताकि उनके अंदर क्या हो जाए, अंतर्दृष्टि, मतलब एक खुद से काम करें या उनके अंदर मोटिवेट आए, करने के लिए किया जाता है। तो इनका सही कथन बताओ। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिनका उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना। तो जब भी उच्चतम कक्षा आ जाए कि अगली कक्षा के लिए तैयार करना, तो हमेशा नेगेटिव होता है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना, तो ना करना जो विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल नहीं है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा आपका। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना हो सकता है। कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, तो ये समूह बनाना तो गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा, शिक्षार्थियों की, याद रखना, की आवश्यकताओं के अनुसार जो शिक्षण उपागम है उसमें क्या करना, परिवर्तन करना। कि मतलब जो विद्यार्थी जिस तरह से सीखना चाहता है, कोई कहानी के माध्यम से, किसी को थ्योरी के माध्यम से समझाओ, किसी को प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो इस तरह से उसको अपना तरीका बदलना है, तभी वो क्या करेगा, अंतर्दृष्टि विकसित करने का उसका उद्देश्य होगा। ठीक है, तो सी होगा। चलो इसका बताओ। देखो, अधिगम अनुभव मतलब होता है सीखने के अनुभव, और अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके, सार्थक बनाया जा सके। नीचे दी गए अधिगम अनुभव, ठीक है, अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? क्या कहता है, सुगम नहीं बनाता है। मतलब एक तरीका है, जो 3 तरीका बनाते हैं सुगम, उनको सीखने में मदद करेंगे, और एक नहीं होगा। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना, याद करना, पुनरावृत्ति करना, रटना, ये क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये तरीका नहीं अपनाना है, ये नहीं बनाता है। लेकिन प्रश्न करना, विषय वस्तु के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब वो अधिगम कर रहा। प्रकरण पर चर्चा, वाद विवाद करना, ये भी आपका अधिगम क्या है, अनुभव है। और प्रकरण और प्रस्तुतिकरण करना भी क्या है, लेकिन आपको रटना और याद करवाना, जी अनुभव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या है, ए होगा। चलो इतना आगे समझो। देखो, बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो आप शाब्दिक देते हो, उन्हें बोलते ना तुम तो गधे हो, बच्चों से बोलते ना शाब्दिक रूप से तुम गधे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, इस प्रकार का दंड दे रहा है। या गैर शाब्दिक मतलब तुम उसमें, गैर शाब्दिक मतलब उनको डंडा मार रहे हैं या और कुछ कर रहा है या पनिशमेंट दे रहे हैं। तो दंड देने का परिणाम क्या होगा, इससे बच्चों में बताओ क्या आ जाएगा, क्या की भावना होगी, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, अरे ये गलत होगा भाई साहब। उनकी बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, तो ये गलत होगा। अंकों में सुधार करना भी होगा। तो क्या होगा, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को क्या करना, नष्ट करना। ये मतलब क्या है, अगर बच्चे ने अवधारणा बना ली, कोई बात नहीं, हम गलती कर रहे हैं तो हम सुधार लेंगे, लेकिन टीचर ही उसको उल्टी सीधी सुना रहा है और वो क्या कर रहा है, उसको और डांट रहा है, दंड दे रहा है, तो क्या होगा, उसके स्वयं के प्रति जो अवधारणा बनी है वो नष्ट हो जाएगी कि नहीं यार हम नहीं कर सकते कुछ, हमारे साहब ऐसा बोल रहे, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका डी होगा। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। अब देखो, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार हैं? तो बताओ, प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब छोटे में, जब बच्चा रहता है आपका 6 से 12 की एज में। प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब होता है 6 से 9 का एज, 6 से 9 की एज में जो रहता है बच्चा, अवधि के दौरान उन भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एक समूह कौन सा जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चे का? ठीक है, तो भाई बहन हो गए, अध्यापक तो ये नहीं होंगे, अध्यापक साथ ही नहीं होंगे, तो ये होंगे माता पिता और भाई बहन। याद रखना, सबसे ज्यादा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे पर प्रभाव पड़ता है वो माता पिता के पास रहते हैं और भाई बहन के पास। ठीक है, डी होगा। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सामाजिकरण की हमने बताई थी ना, 2 संस्थाएं होती हैं बच्चे का, 2 प्रकार से सामाजिकरण होता है। एक तो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं और जिसमें बच्चे का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है पहले नंबर, फिर द्वितीय बाद में इनका प्रभाव पड़ता है। तो प्राथमिक हमने बताया था कौन था, परिवार था। कौन आता है इसमें, परिवार बताया था आपका, समाज वगैरह। ठीक है,
इसमें द्वितीयक में कौन आता है आपका, विद्यालय वगैरह, इस समाजीकरण की दूसरी संस्था है। विद्यालय हो गया आपका, ठीक है। तो इसके बाद हो गया आपका क्या, पुस्तकालय वगैरह होते हैं, किताबें वगैरह होती हैं, किताबें, धार्मिक संस्थाएं होती हैं, जी सभी आते हैं द्वितीयक में, ठीक है। तो ये होगा आपका डी आंसर। इसके अलावा इनका भी आपको याद रखना। चलो इतना आगे समझना, इसका आंसर बताओ। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें समिति का सदस्य बनाना प्रतिबद्ध। मतलब आपको क्या करना है, आपको बच्चों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है। स्वच्छता, तो आपको पता है स्वच्छता से कितनी जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग, और स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान कब से स्टार्ट हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान कोई बताएगा, तो कब स्टार्ट हुआ था, एक क्वेश्चन आएगा आपका। तो ये 2 अक्टूबर ठीक है 2014 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, याद रखना। ये हुआ था 150वीं वर्षगांठ इनकी जन्म दिवस की, गांधी जी, ठीक है, तब से उठा। तो बताओ प्रेरित करने का लिए तो क्या होगा, इससे उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना। इससे बच्चे क्या होंगे, प्रेरणा का व्यापारिक उपागम होगा, मानववादी हो गया, संज्ञानात्मक। तो उनमें क्या होगा, प्रेरणा का सामाजिक मोटिवेशन आएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्पना आएंगी, समाज में कैसे रहना, कैसे स्वच्छ करना है, क्या उनका संज्ञानात्मक, वैसे उनका विकास होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो इतना आगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ए आंसर होगा। क्या होगा, ए आंसर, ठीक है। चलो कोई नहीं। इसके बाद देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परिवर्तीय बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आपको देखो कुछ समूह, बाल्यावस्था, बालक की अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। बालक की अवस्थाएं शैक्षिक दृष्टि से कौन सी हैं, जो शिक्षा की दृष्टि से वो 3 प्रमुख हैं। शैशवावस्था, ठीक है, ये आपकी होगी जन्म से लेके 5 से या 6 वर्ष, कहीं कहीं 2 वर्ष ही मिलती है, तो देखेंगे ऑप्शन जैसा रहेगा। और दूसरा हो गया आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में होता है 6 से लेके 12 तक, ठीक है। इसमें भी होता है पूर्व बाल्यावस्था। क्या पूर्व बाल्यावस्था होता है, अरे ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था हो गया। और एक होता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर इसी को बोलते परवर्ती, ठीक है। क्या होती है, परवर्ती, ठीक है। तो ये होती है आपकी 6 से 9 और ये 9 से 12, ठीक है। ऐसी तीसरी होती है आपकी कौन सी, किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था कहां से होती है, 13 से लेके 18। इसमें भी 2 होती हैं, एक तो पूर्व किशोरावस्था होती है और एक उत्तर होती है। तो पूर्व किशोरावस्था होती है 13 से 16 और ये होती है 16 से 18, कहीं 19 भी मिलती है, ठीक है। तो उसने बोला है उत्तर या परवर्ती का क्या होगा टाइम पीरियड, तो 9 से 12 वर्ष होगा, ये वाला होगा, ठीक है, इस अवस्था में, ठीक है। क्या होगा आपका, ये आएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, परवर्ती अवस्था ये होगी आप। चलो इतना आ गया समझ। देखो इसमें क्या है नेक्स्ट, आर्जव ये लड़का है तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक होता है, क्या होता है इसका मतलब होता है प्राकृतिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, कोई बताएगा, तो कोई बताएगा। देखो तो आर्जव ने बोला है भाषा का विकास किससे होता है, प्राकृतिक से, व्यक्ति से होता है, और जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से होता है। तो दोनों में वाद विवाद चल रहा है। तो बताओ किस विषय पर चर्चा हो रही है, चुनौतीपूर्ण संवेदनशील भावना, स्थिरता और स्थिरता पर नहीं होगा। तो ये हो रहा है आपका प्राकृतिक और पालन पोषण पर निर्भर करता है, बताया ना। ये आप परिवेश पर जैसा आपका पालन पोषण होगा वैसा आपका भाषा का विकास होगा, ठीक है। अगर इंग्लिश सीखना है तो आप परिवेश में चले जाओ इंग्लिश वाले, और कुछ बोलते हैं कि प्राकृतिक रूप से, तो इन्होंने बोला तो क्या होगा, डी होगा, प्राकृतिक और पालन पोषण वाद विवाद, ठीक है। चलो इतना आ गया समझ में, ये आ गया। अब है देखो अध्यापिका क्या है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में
ऐसा काम करती है, तो इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की का नाम सुना होगा, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। इन्होंने सहयोगात्मक को बढ़ावा दिया था, सहयोगात्मक को बढ़ावा दिया था, पारस्परिकता को बढ़ावा दिया था, पारस्परिकता, ये आपस में बच्चे आपस में पारस्परिक या सहयोग करके सीखते हैं। इन्होंने एक दिया था जेडपीडी का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं समीपक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया था अस्थायी सहयोग करना, पार ढांचा या सहारा देना होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं स्केप होल्डिंग। ये होता है अस्थायी, क्या होता है, सहयोग। आप कोई फंस रहा है, आपको उसको संकेत इशारा कर दिया, ठीक है, तो ये हुआ आपका सहारा देना, डी आंसर होगा, ठीक है। इनके बारे में लेव वाइगोत्स्की ने सहयोगात्मक को बढ़ावा दिया था, पारस्परिक निर्भरता को बढ़ावा दिया था, इन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको समीपक विकास का सिद्धांत बोलते हैं, और इन्होंने पार ढांचा अस्थायी सहयोग होता है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ये रशियन वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इसका होगा आपका डी आंसर। चलो इतना आ गया समझ। अब देखो, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर क्या किया है, सभा अध्यक्ष लिखा है, क्या किया है, तो अध्यापक मतलब टीचर है, उन्होंने क्या किया, कमेटी एक बनाई बच्चों के लिए, उसका सभापति के स्थान पर सभापति नाम था, उसको सभा अध्यक्ष नाम रख दिया है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका कैसी हैं, एक से अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती हैं, ऐसा नहीं है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती हैं। तो उन्होंने क्या किया है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि देखो सभापति किसको प्रदर्शित करता है, पुल्लिंग को, पुल्लिंग, तो इससे क्या होगा, लिंग रूढ़िवादिता को जन्म होगा कि मैडम ने तो लड़कों को बनाया, लड़कियों को बनाया नहीं, तो इसलिए उन्होंने सभा अध्यक्ष रख दिया। ये तो ना तो वही पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है, क्या है, ये पुल्लिंग में भी यूज हो जाता है और स्त्रीलिंग में। तो मतलब क्या किया उन्होंने एक लिंग मुक्त वातावरण को प्रयोग कर रही है, किसका, लिंग मुक्त वातावरण, ठीक है जी, आपको याद रखना इसका सी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर आधारित है, इसको बोलते हैं सीसी, क्या बोलते हैं, सीसी, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। व्यापक मूल्यांकन जो बच्चे का होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को देखा जाता है, शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को देखा जाता है। सतत रूप से टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो आवश्यक है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने में, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने में, ऐसा नहीं होगा, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियां को सुधारना, तो ये गलत होगा। यह क्या होगा, इसका आंसर होगा, यह समझने के लिए कि अधिगम का विकास का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है, तो इसके लिए होगा डी आंसर होगा, क्या होगा, डी आंसर होगा। तो क्या होगा, अधिगम किस प्रकार अवलोकन करना, इसका अवलोकन करना होता है, दर्ज करना कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितने उसमें गलतियां की हैं, कहां पर उसको सुधार करना है, क्या आएगा इसका। चलो इतना आ गया समझो। चलो इसका आंसर बताओ, देखो लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो देखो हमने बताया था एक कोहलवर्ग, तो कोहलवर्ग का नैतिक, इन्होंने कौन सा विकास दिया था, कोहलवर्ग, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, किसका, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 3 स्तर बताए थे कि बच्चा में नैतिकता का विकास है वो अवस्था के अकॉर्डिंग आता है, 3 स्तर बताए थे और 6 उपचरण बताते, ठीक है। 3 स्तर कौन कौन से थे, तो एक पहला था परंपरागत, कौन सा, परंपरागत हो गया, सॉरी पूर्व परंपरागत, क्या था पहला, पूर्व परंपरागत, दूसरा था आपका परंपरागत, ठीक है, तीसरा था उत्तर परंपरागत, क्या था, उत्तर परंपरागत। ये 3 स्तर बताए थे भाई साहब ने, ये 4 से 10 बताया था उन्होंने, ये 10 से 13 वर्ष बताया था और ये 13 से अधिक। इसमें 2 थे, एक तो दंड और आज्ञा का पालन करना, दंड व आज्ञा कोई बच्चा, और एक है यांत्रिक अभिविन्यास, यांत्रिक अभिविन्यास,
इसमें क्या होता है, जैसे को तैसा, इसमें जैसे को तैसा, जैसा बच्चा करता है उसके साथ वैसे ही वो व्यवहार करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अच्छा अच्छी बनने की कोशिश करता है, अच्छा व अच्छी, ठीक है। और एक कानून व्यवस्था बनाए रखता है, क्या कानून व्यवस्था बनाए रखता है। और यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक नियम बनाए रखता है, सामाजिक नियमों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और सार्वभौमिकता, जो कुछ संबंध में उसकी दृष्टि से अच्छे होते हैं और समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जैसे शहीद वगैरह आते हैं, तो उसने बोला है नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में, मतलब क्यों, कौन से स्थान में उसके अंदर नैतिकता नहीं होती है। देखो तो यहाँ पर दंड और आज्ञा, यहाँ कोई भी काम दंड से बचने के लिए बच्चा काम करता है। और दूसरा है जैसे को तैसा, मतलब अगर तुमने उसको टिफिन दिया है तो वो तुम्हें खिलाने के लिए देगा, मतलब यहाँ पर नैतिकता नहीं होती है। तो एक होता है पूर्व परंपरागत, कौन सा स्तर होता है, पहला, तो ये पहला स्तर होता है, स्तर नंबर पहला होता है, ठीक है। इसमें दूसरे स्तर में क्या होता है, अच्छा अच्छी, जैसे को तैसा, गुड बॉय गुड गर्ल, प्रशंसा अपनी सुनने के लिए, ठीक है। और कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलता है। और तीसरा है आपका उत्तर परंपरागत, इसमें सामाजिक नियमों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और सार्वभौमिक नियम आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सी होगा इसका, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं बहुत सारे। चलो इतना आ गया समझ में। इसका आंसर बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है बताओ। तो समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। प्रगतिशील कक्षा जहां बच्चा स्वयं काम करता है, क्या करता है, स्वयं काम करता है, ठीक है, और प्रोजेक्ट वगैरह बनाता है, ठीक है, समूह में काम करता है, तो नहीं है, सही नहीं है। तो ये तो सही है, कौशलों को सीखना, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं और चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये नहीं हो सकता। कक्षा में प्रजातंत्र तक व्यवहार रखना, बिल्कुल सही है, जैसा बच्चा सीखना चाहते वैसे सीखो, अधिग्रहण है, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिकता कुछ भी हो, कुछ भी पढ़ा दो तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं करना, कुछ भी नहीं पढ़ाना है और उनको कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। देखो अधिगम में आकलन के लिए, अधिगम मतलब सीखने का आकलन के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए बताओ। कब हो तुम सीखने का आकलन, अंकों को देना ये गलत होगा, जांच परीक्षण पृथक्करण, तो इसमें होगा प्रेरणा, मोटिवेशन। और क्या हो रहा, तो देखो आप आकलन कर रहे हैं, बच्चों का क्या कर रहे हैं, सीखने का आकलन करोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा यार, कि हमारे टीचर को मिलेगा, बच्चे को, टीचर को एक यार हमने ये नहीं सिखाया, यहाँ पर बच्चे में कमी है, तो वो उसको दूर करने की कोशिश करेगा। और बच्चे को भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वो देखेगा यार हमने इतने, हमारे 100 में से 50 नंबर आया, तो अब अगली बार हमें अच्छा पढ़ना है, तो उसको क्या होगा, इसलिए होता है ये महत्वपूर्ण, तो प्रेरणा के लिए होता है, मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो क्या होगा इसका, सी आंसर होगा, ठीक है। देखो पिछली योजना, तो ये याद रखना, जीन पियाजे ने बताया था, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने एक वो बताया था स्क्रीमा क्या होती है, मानसिक, ऐसी क्रिया जो मानसिक होती है, मानसिक होती हैं। तो इनमें दो धारणा बताई थी, एक तो होता है क्या होता है, समावेशन, समावेशन इन्होंने बताया था, इसको बोलते हैं आत्मसात्करण, ठीक है। एक होता है समायोजन। इसमें क्या होता है, देखो समायोजन, समावेशन या आत्मसात्करण होता है, इसका आंसर क्या होगा, नई जानकारी जोड़ना। इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के बच्चे को पता था 4 पैर, लेकिन उसको ये नहीं पता था एक पूंछ भी होती है, बाद में उसको पता चला, उसने ये ज्ञान जोड़ लिया, अपने नई जानकारी को जोड़ लिया, तो इसको बोलते हैं आत्मसात्करण कर लिया उसने, या समावेशन। लेकिन समायोजन क्या होता है, इसमें याद रखना, इसमें क्या होता है, जो पुरानी जानकारी है उसमें परिवर्तन किया जाता है, पुरानी जानकारी में उसकी जो बनी है धारणा उसको चेंज किया जाता है। जैसे उसने क्या है, उसने हमेशा अभी तक क्या भैंस देखी थी, तो भैंस देखता रहा, जैसे उसके सामने गाय आती है तो उसको भैंस बोलता है, उस गाय को भी भैंस बोलता है। तो तब उसकी मम्मी ने बताया ये क्या है, एक भैंस नहीं है, एक गाय है, तब उसने उसमें परिवर्तन कर लिया, तो उसको बोलते हैं समायोजन, ठीक है। अपने स्कीमा में परिवर्तन कर लेना, क्या होता है, समायोजन। और ये आपका जानकारी जोड़ लेना, समावेशन या आत्मसात्करण होता है, जी जीन पियाजे की अवधारणा है, ठीक है।
चलो इसका आंसर बताओ। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। आपको पता होगा कि सभी में क्या होता है, विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे। विकास के एक रूपता का सिद्धांत हो गया, विकास के विभिन्नता का सिद्धांत हो गया। तो विकास के सिद्धांत, तो इसमें क्या है, एक सिद्धांत आता है। क्या आता है, कौन सा सिद्धांत? तो देखो, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है? वंशानुक्रम का, पर्यावरण का। ये होता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्या है? तो याद रखना, ये व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हर बच्चे का जो विकास होता है अलग अलग होता है। कोई पहले सीख जाता है ABCD, कोई पहाड़ी पहले सीख जाता है, कोई बाद में सीख जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। ठीक है, चलो इतना आगे समझना। इसका आंसर बताओ। वंचित समूह क्या होते हैं? ऐसे जो आर्थिक रूप से, ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से और भाषाई रूप से पिछड़े हुए हैं। क्या है? भाषाई रूप से या अन्य शारीरिक विकलांगता है, या कोई अधिगम अक्षमता है, या सीखने में प्रॉब्लम आती है, ऐसे को बोलते वंचित समूह से। को सामान्यतः विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो बताओ, इस शिक्षा को क्या बोलते हैं? जब सभी को एक साथ बिठाकर पढ़ाते हैं। तो याद रखना, ये विशेष शिक्षा होती है, एकीकृत जो होती है समावेशी शिक्षा। याद रखना, ये समावेशी शिक्षा होती है जब सभी को एक साथ पढ़ाते हैं, एक साथ बिठाकर। इस शिक्षा को क्या बोलते हैं हम? समावेशी शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए आंसर। ठीक है, चलो इतना आ गया। इसके बाद देखो, कोई भी नाराज हो सकता है, आपको पता है। तो संवेगात्मक, आपने कोई भी नाराज हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, बच्चे भी। यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर और सही समय में, सही मात्रा में क्या होना, नाराज होने का उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। तो बताओ, मतलब नाराज कोई भी हो सकता है, लेकिन सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही मात्रा में नाराज होना ये सभी के लिए आसान नहीं होता है। तो बताओ, ये किससे संबंधित है? ये तो संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास मतलब जो हमारे अंदर संवेग बहते हैं। जैसे बच्चों को क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, कभी प्यार आ जाता है उनको, प्यार ये सब आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये क्या होगा? संवेगात्मक विकास। तो इनमें क्या, इनका क्या करना, संवेगात्मक विकास करना बच्चे का। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा। वो एक निश्चित समय में करेगा जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखना, इसका विकास भी जरूरी है। वरना बच्चे देखते ना, बिना उसके गुस्सा करते हैं, बिना उसके मार देते हैं, किसी को गाली बक देते हैं। ठीक है, तो ये आपका संवेगात्मक विकास बहुत जरूरी है, जो मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। चलो इतना आ गया। विकृत लिखावट मतलब क्या होता है जी? आपका मतलब सही से आप लिख नहीं पा रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं? ठीक है, अलग अलग लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे अनक्लियर को यू क्लियर लिख रहे हैं, अनक्लियर को यू क्लियर, इस टाइप से लिख रहा है अलग अलग। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये होती है अधिगम अक्षमता। हमने बताया था ये क्या है, अधिगम अक्षमता संबंधी है, अधिगम अक्षमता है। इनको सुधारा भी जा सकता है, इनको बोलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये अधिगम अक्षमता होती है। कमी एक लक्षण है, किसका है? तो ये क्या होता है बताओ? तो डिस्ग्राफिया होता है, डिस्पेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, या डिसग्राफिया होता है। तो ये होता है आपका डिसग्राफिया। याद रखना, जब आपको लिखावट में प्रॉब्लम आती है तो ये कौन सी होती है? तो ये होती है डिसग्राफिया। जब आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, पढ़ने में, जैसे आप 100 को बाज पढ़ते हो, तब ये होता है, क्या होता है आपका? डिसलेक्सिया। और डिसकैलकुलिया क्या होता है? जब गणितीय, आपको गणितीय कौशल, जैसे गणितीय कौशल कौन से होते हैं? 4 होते हैं। आपका जोड़ना, ठीक है, घटाना, गुणा और भाग, इनमें प्रॉब्लम आती है तो ये होते गणितीय। ठीक है, डिस्पेक्सिया क्या होता है? इसमें याद रखना, इसमें लिखने में, पढ़ने में और बोलने में प्रॉब्लम आती है सभी प्रकार से। एक होता है डिस्थीमिया, डिस्थीमिया याद रखना। डिस्थीमिया में क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। और डिसमोर्फिया मतलब भय उत्पन्न होता है, डिसमोर्फिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? भय उत्पन्न होता है बच्चों में। ठीक है, अफेजिया में क्या होता है? भाषा संबंधी, अफेजिया में आपको भाषा संबंधी कौशल में प्रॉब्लम आती है, बोलने में, कोई भी भाषा सीखने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये डिस्ग्राफिया।
इसके अलावा इनको भी आपको याद रखना। चलो इतना आगे समझे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो देखो संज्ञानात्मक मतलब होता है इसका ज्ञानात्मक विकास। तो हमने बताया था बच्चे का जो ज्ञानात्मक है संज्ञानात्मक विकास होता है वो उसकी अवस्था के अकॉर्डिंग बताया था। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कौन प्रभावित नहीं करेगा। देखो भाषा करेगी, अगर आपकी भाषा अच्छी होती तो विकास भी अच्छा होगा। परिपक्वता अगर मैच्योर हो, छोटा बच्चा किसी भी चीज को याद नहीं रख पाता है, जैसे वो बड़ा होता है तो याद करने लगता है। क्रियाकलाप भी डिपेंड करेंगे आप कैसे सीख रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। लेकिन सामाजिक अनुभव, जो सामाजिक अनुभव है ये आपके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये आगा बी, ठीक है। और जीन पियाजे के बारे में पता ही होगा, ठीक है। जीन पियाजे ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, कोई बताएगा? तो पियाजे ये थे आपके स्विट्जरलैंड के, ठीक है, स्विट्जरलैंड के, ठीक है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखना इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक यानी ने ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक, ठीक है। और एक बताई थी आपकी पूर्व संख्यात्मक अवस्था, ठीक है। इसके बाद एक बताई थी आपकी मूर्त संख्यात्मक अवस्था। क्या बताई थी? मूर्त संख्यात्मक अवस्था, ठीक है। और एक आपकी बताई थी अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। क्या बताई थी? अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। इन्होंने अवस्था बताई थी, ठीक है। जी आपकी 0 से 2 होती है, ये 2 से 7 वर्ष होती है, जी इन्होंने 7 से 11, ठीक है, और 11 से 15 वर्ष, इस टाइप से इन्होंने बताई थी 4 अवस्थाएं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा अपन को पता होना चाहिए। चलो इतना आ गया समझ में। चलो इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? आपको बुद्धि के बारे में पता होगा। बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1911 में बुद्धि का परीक्षण किया था, ठीक है। बुद्धि मतलब हमारा इंटेलिजेंस। एक इसके बाद याद रखना बुद्धि के एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? ये तो एक कारक की बुद्धि एक प्रकार की अल्फ्रेड बिने ने, और द्विकारक और त्रिकारक, द्विकारक वह बुद्धि 2 प्रकार की और 3 प्रकार की, त्रिकारक ये बाद में दिया था किसने? स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। और बहुकारक सिद्धांत दिया था, बुद्धि के बहुकारक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका थॉर्नडाइक ने, ठीक है। और त्रियामी सिद्धांत दिया था, 3 आयाम होते हैं। कोई बताएगा त्रियामी? एक गिलफोर्ड ने दिया था, गिलफोर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है बुद्धि त्रिस्तरीय व्यवहारिक अभिप्राय नहीं है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना भी होता है इसका, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना कि असफलता हो सके, आप सफल हो सके, बिल्कुल सही है। तो अलग अलग तरीके से अनुकूल करना होता है, लेकिन केवल विषय के व्यवहारिक रूप से विचार करना ये क्या होता है? ये बुद्धि का कोई वो बहुकारक सिद्धांत नहीं है, ये बहुकारक सिद्धांत की विशेषता नहीं होगी, ठीक है। चलो इतना आगे समझे जी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसके अलावा और क्या है? शेष अवस्था का समय क्या होता है? तो देखो अभी बताया था शेष अवस्था, तो 3 अवस्थाएं होती हैं शेष अवस्था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो याद रखना वैसे तो होता है इसका क्या जन्म से लेके आपका 5 से 6 वर्ष, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको लगाना है जन्म से लेकर 2 वर्ष, ये ऑप्शन में माना गया था, ठीक है। ये शेष अवस्था होता है। बाल अवस्था का क्या होता है? बाल अवस्था होता है आपका 6 से 12 वर्ष, ठीक है। और इसमें भी पूर्व होता है और उत्तर होता है। और तीसरा आपका कौन सा होता है? किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। ये आपकी होती है 13 से 18 वर्ष, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना चाहिए। तो ये क्या होगा? शेष अवस्था का जन्म से 2 वर्ष तक, क्या होगा? जन्म से 2 वर्ष तक, ये बी आंसर होगा। क्या होगा आपका? जन्म से 2 वर्ष तक ये आपका शेष अवस्था का। इस अवस्था में क्या होता है? शेष अवस्था इसको बोलते खेल की, खिलौनों की आयु बोलते हैं, खिलौनों की आयु, ठीक है। इस अवस्था को
ऐसे बोलते हैं खेलने की आयु, उसे बोलते हैं खेल की आयु। खेल की आयु होती है, टोली की आयु होती है, गंदी अवस्था होती है इसमें, इसको तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा, संघर्ष की अवस्था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो बताओ पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। तो बताओ 2 से 7, तो बताया था उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। तो पहली होती है 0 से 2 वर्ष, ये होती है पहली वाली अवस्था। ठीक है, संवेदी। और पूर्व होती है ये 2 से 7 तक, ये दूसरी अवस्था होती है। ठीक है, और तीसरी अवस्था होती है मूर्त। मूर्त होती है ये तीसरी अवस्था, ये 7 से 11। ठीक है, और ये होती है आपकी क्या, चौथी अवस्था। तो ये होती है 11 से 15 वर्ष। तो 2 से 7 वर्ष की कौन सी अवस्था होती है? तो ये होती है आपकी पूर्व संख्यात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, संवेदी में वस्तु स्टार्ट का गुण आ जाता है। वस्तु स्टार्ट, कोई भी वस्तु फेंकने से नष्ट नहीं होती है। ठीक है, बाद में अनुकरण के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में इसमें प्रतीकात्मक खेल खेलता है कि मोबाइल को, केले को मोबाइल मान लिया और पापा हेलो हेलो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ भार का, भार हो गया, आयतन का, समय का सही से अंतर नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता है। यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर अंतर करने लगता है। और भार का हो गया समय वगैरह, समय। और यहाँ पर मूल चिंतन प्रारंभ हो जाता है, चिंतन चालू हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, परिकल्पना करता है, अमूल चिंतन करता है और जटिल समस्याओं को सॉल्व करता है। तो इसकी तो ये होगी। ठीक है, इनके अलावा ये भी आपको याद रखना। तो देखो जो बच्चे का विकास क्या है, एक तो पहली बात तो एक गुणात्मक परिवर्तन है। कैसा? गुणात्मक के साथ ही मात्रात्मक, दोनों है, गुणात्मक और मात्रात्मक। मतलब इसमें आपको दिखते हैं जो, जैसे आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपका शरीर बढ़ता है, दोनों। और ये कब से चलता है? तो जीवन पर, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। कितना? जीवन पर्यंत। तो ये भी आपको याद रखना। विकास कैसे होता है? तो देखो जो बच्चे का विकास होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहले है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त। ठीक है, इसके बाद हो गया सरल से जटिल, सरल से जटिल जाना चाहिए। फिर छोटी छोटी चीजें समझा, जटिल। विशिष्ट से सामान्य होता है हमेशा। पहले सभी को विशिष्ट मानता है, सभी को पापा बोलता, फिर अपने ही पापा को पापा बोलेगा। विशिष्ट से सामान्य। ठीक है, तो क्या होगा इसका? तो देखो सामान्य से विशिष्ट नहीं होता, जटिल से कठिन तो एक ही होता है, साधारण आसान ये एक ही है। तो ये विशिष्ट से सामान्य होना चाहिए, विशिष्ट से सामान्य। ठीक है, तो क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। चलो इतना आ गया, इसको भी आपको याद रख लेना है। चलो जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य, तो भी बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे वर्तमान स्तर को प्रदर्शन संभावित क्षमता आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सहयोग देना, सहभागी। तो ये होता है आपका सहयोग देना होता है। किसी को भी सहयोग दे दो थोड़ा बहुत, तो वो अपने काम में क्या होता है, रुचि करने लगता है और किसी भी समस्या को सॉल्व करने लगता है। तो इसका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, देखो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन क्या होता है? अभी बताया था जीन पियाजे इन्होंने स्कीमा क्या बताया था? ऐसी क्रियाएं जो क्या होता है, मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, इनमें 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार के कौन से आपने बताया इन्होंने? एक तो होता है समावेशन होता है, और एक होता है समायोजन। तो समावेशन में क्या होता है? नई जानकारी ऐड कर लेना होता है। और इसमें क्या होता है? समायोजन में याद रखना क्या होता है? इसमें पुरानी जानकारी जो अपने धारणा बनाई है उसमें परिवर्तन करना, धारणा में क्या करना? अपने स्कीमा में बदलाव कर लेना। तो ये होता है आपका समायोजन होता है। क्या होता है? समायोजन, संयोजन नहीं, समायोजन। ठीक है, ये होता है समायोजन जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। मध्य भाषा के बजाय अधिक है, तो ये गलत है, इसके ऑप्शन गलत दे दिए। ठीक है, ये भाई साहब ने पता नहीं क्या था,
ठीक है, जो ऑप्शन ही गलत है। देखो बाल केंद्रित शिक्षा हमने बताया था आपका, चाहे एनसीएफ 2005 हो, 2005 हो, चाहे आपकी एनईपी 2020 हो, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो, ये सब क्या बोलती हैं, चाहे आपकी एनईपी शिक्षा का अधिकार, राइट टू आरईटी 2009 हो, राइट टू एजुकेशन, ये सभी क्या बोलते हैं कि जो बच्चों की शिक्षा देना है वो कैसे बाल केंद्रित देना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा देनी है आपको, ठीक है, कैसी देनी है, बाल केंद्रित, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग देना है, बच्चा स्वयं से काम करे, जैसा बच्चा पढ़ना चाहते वैसे, तो इसका मतलब है शामिल है। तो याद रखना, इसका मतलब कोने में बैठना नहीं होता है, परिवेश में अधिगम नहीं होता है गतिविधियों, तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चे के लिए क्या करना, हस्तपरक गतिविधियां, कि बच्चा खुद से करें, खुद से हाथों से काम करें, तो इसका मतलब ये है बच्चों की हस्तपरक गतिविधियां होगी। 27 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलो इतना आ गया समझ में। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने को की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा है। तो अब विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि है, तो बता, तो आपने सुना होगा बहुकारक सिद्धांत, तो हार्वर्ड गार्डनर इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है बहुत प्रकार की होती है। इन्होंने एनसीईआरटी को 8 प्रकार बताए थे, कौन कौन से, एक तो होती है आपकी स्थानिक, जो स्थानिक लोग होते हैं ना, किसान वगैरह, उनमें पाई जाती है। एक होती है प्राकृतिक मतलब होते जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं, उनमें पाई जाती है। एक होती है आपकी क्या, तार्किक बुद्धि, तार्किक या इसे को गणितीय, जो गणितज्ञ होते हैं आपके, जो वैज्ञानिक, उनमें पाई जाती है, ठीक है। एक होती है संगीतज्ञ, जो संगीतज्ञ वगैरह होते हैं ना, तो उनमें पाई जाती है। भाषाई बुद्धि, जिनमें भाषा पे पकड़ होती है, जैसे कवि वगैरह, उनमें पाई जाती है 5वां, ठीक है। एक होती है एक हो गया, इसके बाद और कौन सी होती है, ठीक है, इसके बाद होती है एक प्रकृतिवादी, ये हो गया। अंतर्व्यक्तित्व होती है, जो दूसरों के अनुभव को, दूसरों के मानसिक मन को पढ़ ले, जैसे कबीर, ये जैसे होते नेता वगैरह, ये दूसरों के मन को, नेता हो गया दुकानदार, दूसरों के मन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक होती है अंतर्व्यक्तित्व, जब क्या करते हैं हम किसी का मतलब अपनी परिवर्तन कर लें अपनी शैली में किसी के लिए, जैसे शिक्षक वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बहुकारक हो गया, भाषाई होगी, तार्किक होगी। एक होती है शारीरिक बुद्धि, जो शरीर ज्यादा चलाते हैं, कौन, शारीरिक बुद्धि उनमें पाई जाती है जो शरीर ज्यादा चलाते हैं, जैसे नृत्य हो गया, नृत्य वगैरह डांस वगैरह करते हैं ना, तो वो होते हैं इनमें। तो ये 8 बताई थी, ठीक है। तो ये संगीतक होती है, तो ये ठीक है। स्थानिक जो चित्रकार वगैरह होते हैं ना, जो क्या करते हैं, जो कल्पना करके चित्रकार होते हैं, मूर्तिकार, कल्पना करके क्या करा लेते हैं, बना लेते हैं। और ये सारी गतिविधि किसमें होती है, नृत्य की, जो शरीर का उपयोग करते हैं। और ये होता है संगीतज्ञ में, तो पता ही है। भाषा किसमें होती है, जो इसमें कवि वगैरह होते हैं, लेखक, जिसकी भाषा पर पकड़ होती है। इसके अलावा ये भी है 8 प्रकार की बुद्धि, याद रखना, ठीक है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है। तो बता दिया कितने बार होता है कि जहां पर भी लड़का और लड़की में विभेद किया जाता है, क्या, लड़का लड़की में क्या किया जाता है, विभेद। तो ये क्या होता है, ये सामाजिक नियम है, समाज द्वारा बनाई गई धारणा है, ठीक है। इसको बोलते हैं लिंग रूढ़िवादिता। क्या बोलते हैं इसको, लिंग रूढ़िवादिता या लिंग जेंडर या पक्षपाती, लिंग रूढ़िवादिता या पक्षपाती, ठीक है। इसमें ये होता है, जैसे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे भावुक नहीं होते हैं, लड़कियां भावुक हो जाती हैं। बच्चों को नीला रंग पसंद होना चाहिए, ठीक है, लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद होते हैं, ऐसे इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो ये होती है लिंग पक्षपाती, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप देना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा भी बताया, जो बच्चे बाल केंद्रित होती है, कैसी होती है, बाल केंद्रित होती है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ रख के शिक्षा दी जाती है। तो मानती है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो व्यवस्था पढ़ाने की व्यवस्था जो भी है, वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे के अनुसार अनुरूप बदलना चाहिए, ठीक है। तो आपकी समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। तो क्या होगा इसका आपका होगा, जी होगा, व्यवस्था किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन,
अब बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर करना है। आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Mm.